हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 17 का पार्ट 2, जिसमें हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंदलाल बोस 1882 से 1966 ईस्वी। नवबंगाल शैली के संस्थापक व महान कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रिय शिष्य रहे नंदलाल बोस अपने समय के सबसे अधिक प्रतिभाशाली और एक सफल चित्रकार रहे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, नंदलाल बोस के हाथों मैंने अपनी कला विकास की धारा सौंप दी है और प्रसन्न हूँ कि वह उसे सही रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। अवनींद्रनाथ का यह कथन वस्तुतः सत्य सिद्ध हुआ। निसंदेह बंगाल शैली के समस्त चित्रकारों में नंदलाल बोस सबसे योग्यतम और सही दिशा का अनुकरण करने वाले चित्रकार निकले। उन्होंने अवनींद्रनाथ द्वारा पल्लवित कला की धारा को आगे ही नहीं बढ़ाया, वरन एक मोड़ देकर उसे नूतन दिशानुगामी और परिपुष्ट भी बनाया। अपनी प्रतिभा, प्रयोग, धार्मिकता, कल्पना, वैभव, अंतर्दृष्टि, उच्च कलाकारिता व अपने दृष्टिकोण को उत्कर्ष पर पहुंचाने में अपने गुरु अवनींद्रनाथ से भी आगे चलकर दिखाया। नंदलाल का व्यक्तित्व बड़ा ही सहजता से भरा एवं प्रभु उत्पादक था। सांवला चकोर चेहरा, छोटे घुंघराले बाल, उठा मस्तक, हल्की बोहें और सुनहरे चश्मे का जड़ाव, सीधी नाक तथा पतले अधर की मूर्खाकृतियाँ लिए वे अत्यंत मृदुल एवं शिष्ट थे। उनकी वेशभूषा की बड़ी सादी होती थी। लंबा कुर्ता पजामा, पैरों में शांति निकेतनी चप्पल, बगल में छाता व कंधे पर लटकता झोला उनकी वेशभूषा के अंग थे। पजामे का निचला भाग शांति निकेतन की लाल मिट्टी से रंग जाता था। जब भी कोई चीज़ उन्हें मार्ग में दिख जाती, झोले से कार्ड निकालकर तुरंत उसे स्केच कर लेते थे। नंदबाबू अपने झोले का बांग्ला में लाख तकार झोली कहते थे, यानी लाख रुपए का झोला। शांति निकेतन में लोगों के बीच मास्टर मोशाई के नाम से प्रसिद्ध थे। जन्म और आरंभिक जीवन। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 ईस्वी, कुछ के अनुसार 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर कस्बे के एक मध्य वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता पूर्णचंद बोस एक वस्तुविद तथा दरभंगा के एस्टेट मैनेजर थे। नंदलाल की माता शेममणि या क्षेत्रमणि सभ्य एवं धार्मिक महिला थीं और घर में ही छोटे छोटे खिलौने, तरह तरह के हस्तशिल्प व गुड्डे गुड़ियाँ बनाया करती थीं। ये रचित्र 146 नंदलाल बोस भारतीय किसान खेत जोतते हुए 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल। संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। दुर्भाग्य से जब नंदलाल केवल 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। कला की पहली शिक्षा उन्हें अपनी माँ से ही मिली थी। इस प्रतिभा संपन्न बालक को मात्र स्नेह से भले ही वंचित होना पड़ा, परंतु पिता ने अपनी ओर से भरपूर स्नेह देकर इसकी परवरिश की। बालपन में यह कलाकार बड़ी उत्सुकता से कुम्हारों को मिट्टी के खिलौने बनाते हुए घंटों तक देखा करता था। इस कलाकार का सुलभ हृदय मन संस्कृत, व्याकरण व गणित में कभी नहीं रमा। बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, इंटर परीक्षा उनसे पास नहीं हो सका। अभिभावक उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वह तो फीस तथा किताबों के पैसे से कला पत्रिकाएं खरीद लेते थे। इसी बीच 1903 ईस्वी में पारिवारिक मित्र की बेटी सुधीर देवी से उनकी शादी भी कर दी गई। वर्ष 1905 ईस्वी से लगभग 23 वर्ष की उम्र में चचेरे भाई अतुल मित्र, जो स्वयं कला के विद्यार्थी थे, के प्रेरित करने पर कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। नंदलाल आर्ट स्कूल में दाखिले के लिए लाए गए सिफारिश पत्र के साथ अपनी तुलिका द्वारा निर्मित सिद्धार्थ गणेश, कुछ के अनुसार महाश्वेता का एक चित्र भी लाए थे। अवनींद्रनाथ ने उनका यह चित्र देखते ही उनमें भावी चित्रकार का गुण देख लिया था और उन्हें प्रवेश दे दिया। यहाँ उन्होंने कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में चित्र अभ्यास शुरू किया। इसी अवधि में उन्होंने रामायण की कथा वस्तु पर चित्र बनाया, जिसमें से सती शीर्षक चित्र पर उन्हें 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रदर्शनी में 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाद में इस चित्र को जापान की एक प्रसिद्ध कला पत्रिका कोकका ने छापा। 1909 से 1910 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ने उन्हें लेडी हेरिंगम
ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी इंग्लैंड की अध्यक्षता में अजंता की अनुकृतियां तैयार करने के लिए भेजा। 1910 ईस्वी में आर्ट स्कूल से अपना अध्ययन पूरा कर लिया। 3 साल तक अध्यापक भी रहे। केवल 60 रुपये मासिक वेतन पर। इसी वेतन पर रवि बाबू की विचित्रा में नियुक्त हुए, पर अत्यधिक परिश्रम में रुग्ण होकर विश्राम के लिए मूल निवास राजगंज चले गए। शीघ्र ही इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के सभापति मनोनीत हो गए। 1920 ईस्वी से वह स्थायी रूप से शांति निकेतन में रहने लगे थे और 1923 ईस्वी में कला भवन के प्राचार्य अध्यक्ष हुए। नंदलाल कला भवन के अध्यक्ष पद पर लगभग 30 वर्ष तक रहे और वहां 1953 ईस्वी में इस पद से सेवा निवृत्त हुए। शांति निकेतन के उन्मुक्त आकाश ने उनकी कला की भाव्यमता और कल्पनाशीलता को जगाया। नंदलाल ने रविन्द्रनाथ द्वारा लिखित सहज पाठ का इलस्ट्रेशंस भी किया। 1921 ईस्वी में नंदलाल असित कुमार हालदार और शुभेंद्रनाथ गांगुली के साथ बाग गुफा चित्र की अनुकृतियां उतारने गए। नंद बाबू की प्रशंसा भगिनियों निवेदिता ने बहुत की है। वे रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ 1924 ईस्वी में 4 महीने को चीन व जापान की यात्रा पर भी गए, जहां उन्होंने पूर्वी चित्र शैलियों का गहराई से अध्ययन किया। नंदलाल बोस जितने बड़े कलाकार एवं महानायक थे, उतने ही बड़े राष्ट्रनायक भी रहे हैं। उनकी यह राष्ट्रदृष्टि उनको महात्मा गांधी के बहुत निकट लाई और वह महात्मा गांधी जी के कलात्मक अग्रदूत बने। गांधी जी को अपना नायक मानने वाले नंदलाल ने कूची के साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा झंडा को भी हाथ में लिया। वे गांधी जी की ही तरह चरखा कातते थे। उन्होंने 1930 ईस्वी में हुए नमक आंदोलन में भी भाग लिया। इसी वर्ष 1930 ईस्वी में उनके द्वारा निर्मित दांडी मार्च श्वेत श्याम लिनोकट चित्र मोनालिसा की तरह देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ। लियोनार्डो ने एक युवा नारी को विश्व प्रसिद्ध बनाया तो मास्टर मोशाई ने एक बूढ़े पदयात्री को अपने चित्र का विषय बनाया। 17.5 × 20.8 सेंटीमीटर माप का यह चित्र वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। नंद बाबू ने इस चित्र का शीर्षक दिया बापूजी और नीचे तारीख भी डाली है 12/4/1930। गांधी जी का यह बड़ा सादा और सहज चित्र है। उन्होंने गांधी जी के आग्रह पर लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1936 ईस्वी में आयोजित हुए 49वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के लिए पंडाल की साज सज्जा की। नंदलाल के साथ साथ शांति निकेतन के जो अन्य कलाकार इस यज्ञ को संविदा प्रदान कर रहे थे, उनमें प्रमुख थे विनोद बिहारी मुखर्जी, प्रभात मोहन मुखोपाध्याय और विनायक मासूजी। इनके साथ पहले से ही लखनऊ में कार्यरत असित कुमार हालदार भी थे। इस अवसर पर छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी भी आयोजित की। इस प्रकार 1936 ईस्वी में ही फैजपुर महाराष्ट्र में आयोजित 50वें कांग्रेस अधिवेशन तथा इसके अगले वर्ष 1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में आयोजित 51 वे अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के लिए पंडाल की साज सज्जा की। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए नंदलाल ने अपने कई विश्व प्रसिद्ध पोस्टर बनाए, जिनका विषय भारतीय ग्राम्य जीवन था। इनमें से एक भारतीय किसान खेत जोतते हुए चित्र 146 शीर्षक चित्र बहुत उत्कृष्ट बन पड़ा। इन चित्रों को मंडप की दीवार पर एक के बाद एक लगाने के लिए तैयार किया गया था। साधारण कागज पर टेम्परा या समारंजन पद्धति में से बनने के बाद इन्हें पटल या बोर्ड पर चिपका दिया गया था। आकार में यह 60 × 64 सेंटीमीटर के थे। नंदलाल बोस के शब्दों में, मैंने 200 चित्र स्वयं बनाए और 200 विद्यार्थियों से बनवाए। हरिपुरा कांग्रेस के लिए बनाए गए अनेक चित्रों के अवसर पर गांधी जी ने उनसे कहा था, चित्र साधना घर के लिए मत करो, बाहर के लिए करो। मार्ग में रखने के लिए चित्र बनाओ जिन्हें गांव के आदमी भी देखें। भारत की भित्ति चित्रकला की परंपरा पुनर्जीवित करने का श्रेय नंदलाल बोस को ही जाता है। 1916 से 1917 ईस्वी के मध्य भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के कोलकाता स्थित उनके भवन में सुरेंद्रनाथ के साथ मिलकर महाभारत के चित्र और काठ के पैनल बनाए। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता के ही वसु विज्ञान मंदिर वोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 1910 से 1912 ईस्वी के मध्य भित्ति चित्र बनाए। शांति निकेतन के कला भवन की दीवार पर उनके द्वारा बनाए गए 11 फीट लंबा भित्ति चित्र अर्जुन और चित्रांगदा बहुत ही अनुपम और श्रेष्ठ है। उन्होंने शांति निकेतन में पुरातन पुस्तकालय भवन की दीवारों को भी सज्जित किया। यहाँ उन्होंने उमा का प्रायश्चित, वीणा वादनी, वर्षा आत्मा आदि चित्र बनाए। 1939 ईस्वी में अपने 24 शिष्यों को लेकर कीर्ति मंदिर टेम्पल ऑफ फेम की दीवार पर कई पैनलों की रचना की, जिनमें
गंगा अवतरण व मीराबाई पैनल विशेष उल्लेखनीय है। पुनः 1942 ईस्वी में शांति निकेतन में चीना भवन की दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटीर पूजा शीर्षक भित्ति चित्रों का निर्माण किया। चीनी भवन में बना नटीर की पूजा नामक भित्ति चित्र बनाते समय मास्टर मोशाय ने ब्रश का भी त्याग कर दिया और पूरा चित्र चिथड़े से बनाया। संभवतः यह उनका सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र है। नंदलाल बोस का भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाने का गौरव भी प्राप्त हुआ। 221 पेज के इस दस्तावेज के हर पन्नों पर तो चित्र बनाना संभव नहीं था, लिहाजा नंदलाल बोस ने संविधान के हर भाग के शुरुआत में 8 से 13 इंच माप के चित्र बनाए। संविधान में कुल 22 भाग हैं। इस तरह से उन्होंने इस मूल प्रति के कुल 22 चित्र बनाए। इन 22 चित्रों को बनाने में 4 साल लगे। उन्होंने यह विशिष्ट कार्य विश्वरूप, गौरी यमुना, पेरूमल, कृपाल सिंह शेखावत और कला भवन के अन्य छात्रों की सहायता से संपादित किए। संविधान की मूल पांडुलिपि के प्रस्तावना पृष्ठ का चित्रांकन व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने किया था, जो नंदलाल बोस के ही एक प्रिय शिष्य थे। सजित पृष्ठ स्वर्ण पत्थर तथा पत्थर रंगों के प्रयोग की देसी प्रविधियों के सहारे आश्चर्यजनक निपुणता के साथ सुसज्जित किए गए। इस प्रकार भारत का संविधान देश के वरेण्य कलाकार द्वारा अलंकृत हुआ। नंदलाल बोस को 1953 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन में निवृत्ति के पश्चात 1954 ईस्वी में स्थापित ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पहले अध्यक्ष के लिए नामित किया गया था, किंतु उन्होंने अपनी खराब सेहत की वजह से इस प्रस्ताव का अस्वीकार कर दिया। नंदलाल बोस की कला। नंदलाल बोस ने भारतीय कला और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया था और उससे प्राप्त प्रेरणा से अपनी एक निजी शैली विकसित की, जिसे बोस शैली या नव बंगाल शैली कहा जाता है। आरंभ में उन्होंने अपनी कुछ कृतियों को अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा आविष्कृत वास शैली में बनाया, जिसमें सती व शिव का विषपान सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बाद में उन्होंने टेम्परा पद्धति को प्रमुखता से अपना लिया। यह भारत की पारंपरिक चित्रण विधि है। इसमें सपाट रंग भरकर रेखाओं से आकृतियों को उभारा जाता है। राजपूत और मुगल शैली के चित्र टेम्परा में ही हैं। इसके लिए वे हाथ के बने नेपाली कागज का प्रयोग करते थे। यही उनकी प्रिय चित्रण विधि रही। कागज के अलावा उन्होंने बड़े बोर्ड पर कपड़े को अथवा रेशम चिपकाकर भी टेम्परा तकनीक से बड़े बड़े चित्र बनाए। इसके अलावा अन्य माध्यमों में पेंसिल, स्याही, रंगीन पेन, लिनोकट, ड्राई पॉइंट, तेल आदि की भी दक्षता के साथ प्रयोग किया। नंद बाबू को रूप का उपासक, रंगों का कुशल प्रयोक्ता और रेखाओं का धनी कहा गया है। अपने रंगों प्राय वह स्वयं ही तैयार करते थे। हल्का कत्थई, गुलाबी और सफ़ेद उनके प्रिय रंग थे। वह स्वभाव से प्रयोगधर्मी कलाकार थे, परंतु प्रयोगधर्मी होने के बावजूद अपनी परंपरा से विमुख नहीं हुए। जनजीवन और भारतीय पौराणिक चित्रांकन में वह माहिर थे। पौराणिक विषयों में विशेष तौर पर उन्हें शिव का चुना स्थल जीवन उनका प्रिय विषय था। इसके अलावा उन्होंने बुद्ध जीवन, राजनीतिक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित व्यक्ति चित्र, ऋतुओं, पर्व, उत्सव, जीव जंतु तथा वृक्ष, वनस्पति, वन्य प्रकृति व जलीय दृश्य आदि को भी चित्रों का विषय बनाया। नंदलाल बोस की कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका अभिकल्पन अलंकरण है। चूँकि वह भारतीय कला परंपराओं के गहरे जानकार थे, इसलिए उनकी सजावटी तत्वों को बहुत महत्व देती थी। धीरे धीरे अभिकल्पना उनकी कला तकनीक का एक मुख्य अंग बन गया। उनके द्वारा निर्मित गंगा अवतरण और महिषासुरमर्दिनी शीर्षक चित्र अलंकरणात्मक विशेषताओं से परिपूर्ण है। उनकी तकनीकी कुशलता का एक और पक्ष उनकी रेखाओं की पूर्णता है। चाहे लय हो, बल हो या प्रवाह हो, उनकी रेखाएं उनकी कृति के विन्यास को मजबूती से थामती हैं और उसे अपेक्षित प्रभाव से भर देती हैं। उनका विलक्षण रेखांकन देखकर उनका नया छात्र कह उठता था, मास्टर मोशाय, मुझे मालूम नहीं था कि गधा भी इतना सुंदर होता है। भारतीय कलाकारों में नंद बाबू ही अजंता में सबसे अधिक प्रभावित हुए। पेंसिल रंगों एवं तुलिका द्वारा अनेक कार्डों पर चित्र तैयार किए, जिन्हें वह अपने मित्रों, शिक्षकों व छात्रों को भेंट कर देते थे। स्टेला क्रेमिस ने मास्टर मोशाय के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है
कि उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र पर काट चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। उनकी तूलिका स्पर्श टच अंकन की पद्धति में वस्तु की आकृति, भाव, मुद्रा के सूक्ष्म अध्ययन और तूलिका पर अधिकार का अद्भुत समन्वय है। टेम्परा चित्र बनाने में कई दिन लग जाते हैं। टच के चित्र एक ही बैठक में बनते हैं। टच पद्धति के विषय में उनका कहना था कि टेम्परा विलंबित है, टच दूत है, पर यह उस्ताद का काम है, हर किसी के बस की बात नहीं। पांडवों का हिमालय आरोहण नामक प्राय 15 फीट लंबा चित्र उन्होंने मात्र 1 घंटे में बनाया था। उसमें उन्हें कहीं भी कुछ बदलना या सुधारना नहीं पड़ा। चित्र संग्रह। नंदलाल बोस ने लगभग 10,000 चित्रों की रचना की, जिनमें से 23 चित्र नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इन चित्रों में हैं शिव का विषपान 1920 ईस्वी कागज पर वाष्प व टेम्परा, महिषासुर मर्दिनी कागज पर स्याही से रेखांकन, राधा का विरह सिल्क पर टेम्परा, पासिंग द डे 1947 ईस्वी कागज पर टेम्परा, संध्या कागज पर टेम्परा, दार्जिलिंग एंड फॉग 1945 ईस्वी कागज पर टेम्परा, मायावती आश्रम कागज पर जल रंग, अलकनंदा कागज पर टेम्परा, ढोलावाला 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, सिंगावाला 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, सती 1907 ईस्वी कागज पर वॉश व टेम्परा, शिव और सती 1947 ईस्वी कागज पर वॉश और टेम्परा, गरुण स्तंभ तले भी चैतन्य कागज पर टेम्परा, ए वाशरमैन 1937 ईस्वी हरिपुरा कांग्रेस पैनल, विनोविंग 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, बटरमिल्क चर्नर 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, पितवर्कर 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, कुकिंग 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, हंटर 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, द राइटर 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, मिल्किंग ऑफ काउ 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, कटिंग द वेजिटेबल 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल, शारंगीवाला 1937 ईस्वी कागज पर टेम्परा, हरिपुरा कांग्रेस पैनल। उनके 7 चित्र गाय एवं बछड़ा कागज पर जल रंग, मैना पक्षी कागज पर जल रंग, युधिष्ठिर की अंतिम यात्रा कागज पर जल रंग, जगई मधाई कागज पर स्याही का रेखा चित्र, पार्थ सारथी 1912 ईस्वी कागज पर जल रंग, काली कागज पर जल रंग, अलेक्ष दर्शन कागज पर जल रंग, वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है। उनका एक चित्र कपिल वस्तु में बुद्ध का आगमन 20वीं सदी अब भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में है। अन्य प्रमुख चित्र। उनके अन्य उत्कृष्ट चित्रों में तपोनिष्ठ उमा 1921 ईस्वी, शोकार्त उमा 1921 ईस्वी। यह चित्र अब प्रफुल्लनाथ ठाकुर के संग्रह में है। कुणाल चिन्नू भाई संग्रह, द्यूत प्रकशत युधिष्ठिर, कार्ल खंडालवाल संग्रहालय, पुरी के समुद्र तट पर चैतन्य, त्रिवेंद्रम के चित्रालय संग्रहालय, अंधा बाउल, गृहिणी राधा, चित्रंगदा के देश में अर्जुन, ऋतु संहार, देवदास, अर्जुन, घृत क्रीड़ा, कंजू में राधा, बुद्ध का गृह त्याग, मृग छोना लिए हुए बुद्ध का यज्ञशाला की ओर प्रस्थान, सुजाता, महाप्रस्थान, अभिमन्यु वध, संघमित्रा, अर्धनारीश्वर, वीणावादिनी, स्वर्ण कलश, सरस्वती 1941 ईस्वी, गोपालपुर के मछेरे, गंधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, वर्षा से धुला कोणार्क, सावित्री और यम, नौका विहार, शतरंज खेलते कौरव पांडव 1930 ईस्वी, पतझड़, गुरुदेव वनिर्त की 1938 ईस्वी, लक्कड़ वग्घा, वृषवा सिहाई, रानी पद्मिनी और भीम सिंह 1910 ईस्वी, एकलव्य 1910 ईस्वी, अहिल्योद्धार, धृतराष्ट्र और गंधारी, स्थला युक्ति, जलता हुआ चीड़ का वृक्ष, कृष्ण और अर्जुन कागज पर रंगीन लिथोग्राफ, तारों से भरी रात 1934 ईस्वी कागज पर टेम्परा, सांध्य द्वीप 1931 ईस्वी कागज पर टेम्परा, कृष्ण और बलराम गायों के साथ 1949 ईस्वी, सिल्क पर ब्रश रेखांकन, सर्वरी इन हर यूथ 1942 ईस्वी, अभिमन्यु वध 1947 ईस्वी, ए लेडी आर्टिस्ट 1937 ईस्वी, प्रतीक्षा कागज पर टेम्परा आदि है। लेखक
नंदलाल बोस ने चित्र सृजन के साथ साथ लेखन में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। 1944 ईस्वी में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक शिल्प कथा प्रकाशित हुई। 1949 ईस्वी में उनकी अन्य विख्यात पुस्तक रूपावली का 3 भागों में प्रकाशन विश्व भारती ग्रंथालय कोलकाता से हुआ। 1910 से 1914 ईस्वी के बीच डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी और सिस्टर निवेदिता के साथ मिस एव एंड लीजेंड ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ लिखा और उसके लिए चित्र भी बनाए। 1940 ईस्वी में विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी कला नाम से लेख प्रकाशित हुए। 1943 ईस्वी में मायावती आदृत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ हुए वार्तालाप के आधार पर लिखा हुआ लेख कला एक साधना प्रबुद्ध भारत में प्रकाशित हुआ है। 1956 ईस्वी में उनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक शिल्प चर्चा का प्रकाशन हुआ। कलागुरु नंदलाल बोस महान कलाकार ही नहीं महान कलागुरु भी थे। उनके कारण शांति निकेतन का कला भवन समस्त भारत के विद्यार्थियों का नंदन बन गया। उनके प्रमुख शिष्यों में विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर वेज, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, के.जी. सुब्रमण्यम, ए. रामचंदन, हेनरी धर्मसेना, प्रतिष्ठा ठाकुर, रामानंद गोपाध्याय, सोवन सोम, जहर दास गुप्त, सविता ठाकुर, मेंजा स्वग्नेश, यश बुवंदन, सत्यजीत राय, दिनकर कौशिक, अमृतलाल वेगड़, गौरंगाचरण, कोंडापल्ली शेषगिरी राव आदि सुविदित हैं। पुरस्कार एवं सम्मान। नंदलाल बोस को कला क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु कई पुरस्कार व सम्मान मिले। 1907 ईस्वी में स्थापित इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले वह पहले कलाकार थे। 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में उन्हें डी लिट की उपाधि से विभूषित किया। 1952 ईस्वी में विश्व भारती में उन्हें शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तम से विभूषित किया। 1954 ईस्वी में भारत सरकार के नंदलाल बोस को उनकी कला संबंधित सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए दूसरे उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया। वे पद्म विभूषण सम्मान पाने वाले प्रथम कलाकार थे। 1954 ईस्वी में ही वह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो अधिसदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले कलाकार बने। 1957 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बोस को डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1958 ईस्वी में ललित कला अकादमी कोलकाता ने उन्हें रजत जयंती पदक प्रदान किया। 1963 ईस्वी में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने भी उन्हें डी लिट उपाधि प्रदान की। 1965 ईस्वी में उन्हें एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में रविंद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। निधन 16 अप्रैल 1966 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। यह समाचार सुनकर सारा राष्ट्र स्तब्ध रह गया। सारे भक्त के पत्रों में संवेदनाएं, श्रद्धांजलियां, स्मरण लेख, मृत्यु संवाद, चित्र छपने शुरू हो गए। गुरु के देहावसान पर विनोद बिहारी मुखर्जी की टिप्पणी थी, आंधी से उखड़े और गिरे हुए किसी परिचित विशाल वृक्ष को देखने के समान यह क्षति है जिसे मैं अभी तक नहीं भुला पाया हूँ। इतिहास उनकी सृजनात्मक शक्तियों का साक्षी रहेगा। भविष्य इसके लिए आनंद मनाएगा। जीवनियाँ लिखी जाएंगी। केवल भावी पीढ़ी नंदलाल के असाधारण व्यक्तित्व के मानवीय स्पर्श से वंचित रहेंगी। नंदलाल बोस का कहना है कि सौंदर्य के अभाव से मनुष्य केवल रस के क्षेत्र में वंचित नहीं होता, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वह क्षतिग्रस्त होता है। फिल्म। नंदलाल पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन व्यक्तिचित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया गया। नंदलाल बोस के जीवन पर आधारित 44 मिनट की एक लघु फिल्म नंदलाल बोस ए ट्रिब्यूट टू द लीजेंडरी आर्टिस्ट शीर्षक से सुभाषीष बनर्जी ने बनाई थी। फिर हम पढ़ेंगे असित कुमार हालदार 1890 से 1964 ईस्वी। नंदलाल बोस के उपरांत अवनीन्द्रनाथ टैगोर के अन्यतम शिष्यों में असित कुमार हालदार का नाम सर्वप्रमुख है। अद्भुत रूप कल्पना, चित्रण सामर्थ्य एवं रंग संयोजन के अनूठेपन लिए उनके चित्रों में सपन लोक के अंतर्भाव, नए नए रूप और अभिनव रंग मुखरित हुए हैं। वे चित्रकार के साथ साथ कवि व गीतकार भी थे। उनके चित्रों में कविता की सी लयबद्धता और रसानुभूति प्रमुख रूप से
उभर कर सामने आई। उनकी इसी विशेषता को रेखांकित करते हुए विश्व कवि ने अपने एक पत्र में उन्हें लिखा था कि तुम केवल चित्रकार ही नहीं कवि भी हो, यही कारण है कि तुम्हारी तूली से रसधारा झरती है। जन्म एवं आरंभिक जीवन। असित कुमार हालदार का जन्म 10 दिसंबर 1890 ईस्वी को जोरासांगो, कोलकाता स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में हुआ था। वे देवेंद्र नाथ के नातिन सुप्रभा देवी के पुत्र थे। उनकी नानी विख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी। इस तरह से रिश्ते में भी रविन्द्रनाथ टैगोर के परनाती थे। उनके दादा राखलदास हालदार भी चित्रकला में निपुण थे। वर्ष 1906 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में असित कुमार हालदार ने कलकत्ता के राज्य कला विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ इन्होंने अपने नाथ टैगोर से वर्ष 1912 ईस्वी तक कला की विधित्व शिक्षा प्राप्त की। यही असित कुमार हालदार को नंदलाल बोस, सुरेंद्रनाथ गंगुली तथा शारदा चरण उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षार्थियों का साथ मिला। इसी दौरान उन्होंने 2 प्रसिद्ध बंगाली कलाकारों जदुपाल और बक्केश्वर पाल से मूर्ति कला की शिक्षा ली। इसके अलावा वह सन 1908 ईस्वी में एक अन्य ब्रिटिश मूर्तिकार लियोनार्ड जेनिंगस से भी मूर्तिकला से प्रशिक्षित हुए। असित कुमार हालदार सन 1909 से 11 ईस्वी में लेडी हैरिंगम के साथ अजंता के भित्ति चित्रों के अवलोकन के लिए भेजे गए, जहां उन्होंने इन चित्रों की अनुकृति तैयार की। 1914 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सवेंद्रनाथ गुप्त के साथ छत्तीसगढ़ स्थित रामगढ़ पहाड़ी में जोगीमारा गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने का उन्हें आदेश हुआ। पुनः उन्होंने 1921 ईस्वी में नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ कर के साथ बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। आज उनके सहयोग से चित्रांकित अजंता की प्रतिलिपियां साउथ कैसिंगटन म्यूजियम लंदन के भारतीय विभाग में, जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में और बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां ग्वालियर के गुजरी महल पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अपने कलागुरु अभिनेत्र से परीक्षण पूरा करने के बाद असित हालदार भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन चले गए। वहाँ उन्होंने 1919 ईस्वी में विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नवनिर्मित कला भवन का प्राचार्य 1919 से 1923 ईस्वी तक बनाया गया। इसी बीच जब महात्मा गांधी शांति निकेतन पधारे तो उन्होंने अपना बंदिनी चित्र उपहार में देकर उनका अभिनंदन किया। 1923 ईस्वी में उन्होंने यूरोप की यात्रा की और वहां कला का अध्ययन भी किया। यूरोप से लौटने के बाद वह 1924 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में बतौर प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए। इसके पश्चात वह 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य बने, जहां वह 1945 ईस्वी में सेवानिवृत्त होने तक इस पद पर कार्यरत रहे। लखनऊ कला विद्यालय में स्थायी रूप से प्राचार्य पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय थे। हालांकि उनके पूर्व लखनऊ कला महाविद्यालय में वसंत कुमार हालदार प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में 1924 से 25 ईस्वी के मध्य कार्य कर चुके थे। असित हालदार जी ही वह पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स ने 1934 ईस्वी में फेलोशिप देकर सम्मानित किया। 1941 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी सम्मान दिया था। ललित कला अकेदमी नई दिल्ली में उन्हें अपना रत्न सदस्य फेलो चुना। ब्रिटिश म्यूजियम में भारतीय चित्रों के वर्गीकरण में उन्होंने सुप्रसिद्ध कला पारखी लॉरेंस विनियमन को सहायता दी थी। ये चित्र 147 असित कुमार हालदार, वासव दत्ता कागज पर जल रंग संग्रह कहाँ, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसका संकेत हमें महात्मा गांधी जी के विचारों से मिलता है। एक बार स्वयं वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी से पूछा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पश्चात उनकी असाधारणताओं को कला के क्षेत्र में कौन ला सकेगा, तो उन्होंने कहा था कि श्री असित कुमार हालदार जैसे उत्तम चित्रकार जब तक मौजूद हैं तब तक चिंता की कोई बात नहीं। वास्तव में श्री हालदार संसार के किसी भी कलाकार से कमतर नहीं बल्कि श्रेष्ठतर ही थे। असित कुमार हालदार की कला असित कुमार की प्रारंभिक रचनाएं भित्ति चित्रों की शैली में हैं। सम्राट जॉर्ज पंचम जब कोलकाता आए थे तो उनके स्वागत में लगाए गए शामियाने को नंदलाल बोस और वेंकटप्पा के साथ उन्होंने चित्रों में सुसज्जित किया था। उनके विषयों की तन्मय एकाग्रता
एवं गंभीरता में अजंता की कला का प्रभाव दृष्टव्य है। असित हालदार ने लकड़ी, रेशम तथा अन्य माध्यमों पर भी अनेक प्रयोग किए। उन्होंने जल रंग को टेम्परा व तेल रंगों में प्रचुरता से काम किया। सर्वत्र ही उन्होंने तकनीक की सरलता का ध्यान रखा है। उनकी रेखाओं में स्पष्टता तथा कोमलता युक्त सौंदर्य है, संगीतात्मक तथा रोमानी सुकुमारता है और अत्यधिक शक्ति है। उन्होंने कास्ट पर लाख की वार्निश करके एक विशेष प्रकार की तकनीक विकसित की जिसे लैसिट कहा जाता है। असित कुमार हालदार के प्रारंभिक चित्रों में उमर खय्याम की रुबाइयों के 12 चित्रांकन इलस्ट्रेशन विशेष उल्लेखनीय हैं। द रुबायता ऑफ उमर खय्याम एल्बम की भूमिका में इन चित्रांकनों के विषय में ईवी हैवेल ने लिखा है कि रुबाइयों का चित्रण करने वाले पहले भारतीय और यूरोपियन बहुत से चित्रकार हैं, लेकिन कोई भी प्रभा और निश्चितता के साथ रुबाइयों की कोमलता को नहीं छू सका। ऐसी स्थिति में हालदार ने अपनी तकनीक में मुगल दरबारी चित्रकार की श्रेष्ठ कला परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक रुबाई के चित्रांकन में अपनी सृजनात्मक कल्पना शक्ति और लयतात्मक सौंदर्य अनुभूति की निजी मोहर लगा दी है। असित कुमार हालदार ने थंथाल जीवन, रासलीला व भगवान बुद्ध को अपने चित्रों का प्रमुख विषय मानकर अनेक चित्रों की चित्रमालाएं रची। 1940 ईस्वी में उन्होंने अपनी बहुचर्चित चित्र श्रृंखला एट आइडियल म्यूजियम्स गोवाचे तैयार की। 1914 ईस्वी में जल रंग में निर्मित असित कुमार हालदार की मधुरता का महान स्मारक द फ्लेम ऑफ म्यूजियम संगीत की लौ नामक चित्र है, जो वर्तमान में रविन्द्रनाथ टैगोर के संग्रह में है। अन्य प्रमुख चित्र उनके अन्य उल्लेखनीय चित्रों में अशोक वाटिका में सीता, ध्रुव, अप्सरा, दमयंती, अनंत जीवन, अशोक पुत्र कुणाल, चंद्रमा और कमल, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, ख्यालिशा सांगस, यह अनजाना सफ़र, बारिश के दिन, झरना और प्रकृति, रायराज, लोटस, नववधु, लक्ष्मी से, द स्पिट ऑफ स्टार्म संगीत आदि हैं। चित्र संग्रह असित कुमार हालदार के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय पूर्व नाम नगरपालिका संग्रहालय में है। इस संग्रहालय के प्रमुख हाल का नामकरण सन 1938 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर हालदार हाल कर दिया गया। संग्रहालय के हालदार हाल व आधुनिक चित्रकला विधि में संयुक्त रूप से उनके कुल 35 चित्र प्रदर्शित हैं, जिनमें कृष्ण का वंशी वादन टेम्परा, अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए टेम्परा, जगाई मथाई उद्धार टेम्परा, निषाद राज व भगवान राम का मिलन टेम्परा, राजपुरुष द्वारा नौका विहार टेम्परा, शांति निकेतन के अमरनाथ टैगोर कागज पर जल रंग पूजा लैसिड, अशोक वृक्ष की पूजा जल रंग, उमा जल रंग, वासव दत्ता जल रंग और कागज पर स्याही चित्र 147, वेग जल रंग, शाश्वत ज्योति जल रंग, माँ और बच्चा कागज पर जल रंग, आदमी और रहस्य जल रंग और कागज पर स्याही, यात्री कागज पर जल रंग, यशोदा की गोद में कृष्ण टेम्परा, दो स्त्री जल रंग, प्रतीकात्मक चित्र जल रंग, चिंतित मुद्रा में स्त्री टेम्परा, कमल पर अंकित चरण चिन्ह कागज पर जल रंग और स्याही, भारत माता कागज पर जल रंग, महिला के साथ वार्तालाप में संलग्न तोंदयुक्त साधु जल रंग, युवक का चित्र तेल रंग, हेनस्वांग के साथ वार्तालाप में व्यस्त हर्ष पोस्टर कलर, चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज कागज पर पेस्टल रंग, नृत्य मुद्रा में पात्र लिए स्त्री जल रंग, अंगकोरवाट मंदिर के प्रांगण में यशोवर्मन पेस्टल कलर, शिष्यों को आमलक फल देते हुए भगवान बुद्ध आदि शीर्षक चित्र प्रमुख है। उनके दो चित्र मूर्ति कागज पर जल रंग व स्पिरिट ऑफ वुड कागज पर जल रंग वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित हैं। इसके अलावा विलेज लेप सेरेमनी 1947 ईस्वी जल रंग, हार्वेस्टिंग डेज 1948 ईस्वी जल रंग, शाहजहाँ और जहाँआरा 1929 ईस्वी जल रंग, शीर्षक चित्र लखनऊ विश्वविद्यालय में तथा जगई मधाई नित्यानंद फ्रेस्को 1929 ईस्वी व अकबर निर्माणकर्ता फ्रेस्को वर्तमान में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुरक्षित हैं। उनका एक चित्र प्रतीक्षा बोर्ड पर तेल रंग अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में व शिवाजी और गुरु रामदास बोस शीर्षक चित्र टैगोर लाइब्रेरी लखनऊ में संग्रहित हैं। मदर इंडिया अवाकेंट 1906 ईस्वी जल रंग वर्तमान में एसी बनर्जी संग्रहालय कोलकाता में है। मूर्तिकार असित हालदार चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे मूर्तिकार भी हैं। उन्होंने प्रस्तर, कांस्य और काष्ठ की अनेक मूर्तियां गढ़ी। रविन्द्रनाथ टैगोर की विश्व व्याख्या से प्रभावित होकर हालदार ने उनकी एक आवक्ष प्रतिमा बनाई थी, जिसकी उत्कृष्टता से स्वयं कवि गुरु भाव विह्वल हो उठे थे और कहा था
यह आपकी आत्मा का स्वतंत्र विकास है, इसलिए अपनी चेतना से अपने मिट्टी में प्राण फूंक दिए हैं, अपनी श्रद्धा के ताप से मूर्ति को प्रकाशित कर दिया है। आपका स्वप्न एक ऐसी कलाकृति के रूप में मूर्तिमान हुआ है जिसमें रूप तो मेरा है, आनंद आपका है। वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में उनकी एक प्रतिमा प्रदर्शित है। लेखक हालदार सिर्फ चित्रकार व मूर्तिकार ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। बहुभाषाविद हालदार बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं के गहरे जानकार थे। उन्होंने गीता और कविताओं की भी रचना की तो अनेक नाटक भी लिखे। मेघदूत और ऋतु संहार जैसी संस्कृत रचनाओं का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया तथा हिंदी में भी कला और संस्कृति पर अनेक सारगर्भित निबंध लिखे। कविता संग्रह, गीत संचय, नाटक, अनुवाद और कला आलोचना की उनकी लगभग 40 पुस्तकें हैं। उनकी उल्लेखनीय पुस्तकों में इंडियन कल्चर एंड ए ग्लास अंग्रेजी, अवर हेरिटेज इन आर्ट अंग्रेजी, आर्ट एंड ट्रेडिशंस अंग्रेजी, भारतेतर शिल्प कथा बांग्ला, अजंता बांग्ला, भारतीय चित्रकला का इतिहास हिंदी, ललित कला की धारा हिंदी, रूपदर्शिका हिंदी आदि शामिल है। शिक्षक एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में भी हालदार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके शिष्यों की रुचि काफ़ी लंबी है, जिनमें कला भवन शांति निकेतन में मुकुल चंद्र डे, रवींद्रनाथ चक्रवर्ती, विनायक मसोजी, अर्धेदुदी बनर्जी, सत्येंद्रनाथ बनर्जी, मोनी गुप्त, धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मन, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट लखनऊ से A.D. थॉमस, बी लाल शाह, नारायण जोशी, हरिहर लाल मेड़, श्रीराम वैश्य, राधेश्याम भटनागर, सुकुमार बोस, P.R. राय, किरणमय धर, पंचानन करमारकर, सुखवीर सिंह सिंघल, भवानी प्रसाद मित्तल, सरेंद्र दुसेन राय, रामेश्वर चटर्जी, शिवानंद नोटियाल, पृथ्वीनाथ भार्गव, पुरंजी बनर्जी, तारादास सिन्हा, भवानी चरण गुई, D.P. घुलिया, विश्वनाथ मुखर्जी, रणवीर सक्सेना, हरीशचंद्र ईश्वर दास, A.P. दुबे, प्रतुल विश्वास, K.M. सिंह नेपाली, जगदीश स्वरूप गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ आदि प्रमुख हैं। निधन अंतिम क्षणों तक चित्र साधना में लीन असित कुमार ने 13 फरवरी 1964 ईस्वी को लखनऊ में अंतिम सांस ली। आपका चैप्टर 17 का पार्ट 2 है, पार्ट 3 कल आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।